मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में एक किराएदार रहते थे। इस लड़की का शौहर बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो खुद एक छोटी सी लड़की थी। पहले तो मुझे लगा था कि वो इसका बाप है। आधी रात को अक्सर इस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। मैं डर के उठ जाती थी। मुझे इस छोटी सी लड़की पर बहुत तरस आता था। एक रात जब इसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसके कमरे में चली गई। जब इस लड़की पर नजर पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जमीन पर बहुत बुरी हालत। काशिफ के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़, बड़ी लंबी जिंदगी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और इनके भौंकने की आवाज सुनकर मेरा दिल दह रहा था। शायद काशिफ की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शौहर का साया सलामत था तो किसी चीज का डर नहीं था। ना इन कुत्तों की आवाज कभी इस तरह से खौफ में मुब्तला किया करती थी। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं अकेली औरत क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान के लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हैं। मैंने अपने खुद से बचने का यही हल निकाला। मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूं, यूं मुझे सहारा मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी। आज मैं खास कर आस पास के घरों में गई थी। मैंने एक फर्ज से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो इसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तरह शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में 2 लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग था और इसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने इनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया था और बोली, मैं आपको जानती नहीं तो इसलिए आपकी तशरीफ आवारी का मकसद जानना चाहती हूँ। बूढ़ा शख्स कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। नहीं, ये मेरे वालिद नहीं है बल्कि मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज इस लड़की ने अदा किए थे। सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। मुझे बेहताशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने मुझे आज क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली, मेरी वजह से आप लोगों की दिल आजारी हुई है, मुझे माफ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और अल्फाज नहीं थे। वो शख्स कहने लगा, आप ये बताएं कि आप हमें घर किराए पर देंगी या नहीं। मैं बोली, जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुरा कर इसकी बीवी के जानब देखा तो मुझे लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया। शायद ये मेरा वहम हो। खैर, मैंने इन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि इन्हें बहुत पसंद आ गया था। किराए की बात हुई तो वसीम साहब मुंह मांगे किराया देने को भी तैयार थे। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी इनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस खारिज करके नीचे आ गई थी। अभी तो मैं सना को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। सना बहुत खूबसूरत लड़की थी। न जाने इसके वालिदैन की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी वसीम को दे दी। मुझे सना में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वो यहीं पर रहेगी, मैं इससे सब कुछ जान लूंगी। खैर, शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रवायात याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी एक पहर का खाना इनको जरूर बनाकर दिया करती थी। वो यही सोचा करती थी, न जाने लोगों के पास चूल्हा चौकी करने के पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदे का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर ना जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाजा खुल गया। सामने ही वसीम खड़ा
था इसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिला वजह तकल्लुफ क्यों किया? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता था। वैसे भी इस्लाम में हमसायों के बहुत हकूक हैं, तो फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। वसीम बोला, दरअसल सना खाना बनाने ही गई थी, आपने वैसे ही जहमत की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आज के दिन सना भी आराम कर लेगी। मैंने पूछा वो कहाँ है, जरा मैं भी इससे सलाम दुआ ले लूं। इतना कहकर मैं लॉन्च में दाखिल होने ही लगी थी कि वसीम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल सना सो रही है, इसके सर में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अब अगर वो आधी नींद से बेदार हो गई इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत नाजुक सी है, कच्ची नींद से बेदार हो जाए तो इसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे जहन में हजारों किस्म के सवालात ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रहती थी कि वसीम ने एक ही लम्हे में कैसे बात बदल ली थी। पहले तो वो कह रहा था कि सना किचन में है, खाना बना रही है, और फौरन से ये भी कह दिया वो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने इस मुतल्लिक कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो लोग किराएदार के तौर पर आए थे कि आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज से नहीं गुजरेगी। फिर मुझे किसी दूसरे का हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए था। मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का यकीन था कि सना मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि वज़ात और लोग यूं ही किसी का तोहफा बगैर शुक्रिया अदा नहीं रखते थे। मगर ये मेरी ख्वाम खाली ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक सना का इंतजार किया था, मगर वो नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरे सुकून से गुजरेगी। मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। तभी मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। मुझे बेहताशा खौफ आया था। मैं शुरू से ही इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब काशिफ का इंतकाल हुआ था मुझे तो पत्ते गिरने से भी डर लगता था। मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिया था। यह आवाज थमी नहीं थी, बल्कि मजीद बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा लिया और कानों पर हाथ रख कर आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। सुबह फजर की अजान की आवाज सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की की चलाने की आवाज से थमी थी। मैंने उठकर वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी थी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, नमाज पढ़कर सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुल गई थी और बाहर लॉन्च में आकर बैठ गई थी। तभी मेरी नजर वसीम पर पड़ी। वो नीचे आ रहा था। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। इसने मुझे सलाम किया, जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया था। शायद वो मेरे सवाल से डर कर जल्दी से बाहर चला गया था। वसीम के होलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया, अब तक वो घर वापस नहीं आया था, तो इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वाकई ही काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था, क्योंकि कल से मेरी सना के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं इसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसके हालात के मुतालिक जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन के जानिब आ गई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और इस इंतजार में खड़ी हो गई कि अभी सना दरवाजा खोलेगी। इसने दरवाजा नहीं खोला था और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने इसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस जाने के बजाय फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। तब ही सना की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, सादिया बाजी, ये आप ही है ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं ही हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। तब मुझे सना की सिसकने की आवाज आई थी। वो बोली, बाजी मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मुझे तो बाहर से वसीम ताला लगा कर गए थे। इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर छोटे
से ताले पर पड़ी। मैं बोली, सना तुम्हारा शौहर तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो इसे हर वक्त ये गम सताता रहता है कि मैं इससे कहीं धोखा ना दे दूं। तो मैं सना के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक हो ना? वो कहने लगी, कहने को मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूदा है, पैसा, कपड़े, जूते, मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, सना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, तो आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं। मैं वापस पलटने लगी तो फिर बोली, बाजिया प्लीज वसीम को मत बोलिएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसे ही होगा, मैं ऐसे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे सना के वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था। इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने फूल जैसी बच्ची की शादी एक बड़े उम्र के मर्द से क्यों कर दी जो अपनी सारी जिंदगी इस पर शक करते ही गुजार देगा? शाम हुई तो बस वसीम वापिस आ गया। मुझे सलाम करके वो ऊपर चला गया था। मैंने लड़की का शौहर, वो शौहर जो अपनी बीवी को कैद में नहीं रखता तो कितना अच्छा होता है। चलो हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, मगर अब क्या हो सकता था। खैर फिर मैं अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने लगी थी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान लगाया तो मुझे पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि ये आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहां से आ सकती है भला? मुझे इस चीज का हर सूरत पता लगाना ही था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि चलाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सना ही है। एक लम्हे के लिए तो मैं सकते की आली में ही आ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे तो सना से पहले ही नजर में बड़ा अंश हो गया था। मैं भला ऐसे परेशानी में कैसे छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी देर ऐसे ही दरवाजा खड़खड़ाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी जहमत की हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया, बल्कि अब तो मुझे सना की चीखने की मजीद आवाज आ रही थी। दरवाजा बजा बजा कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात सना की फिक्र में मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं लॉन्च में ही बैठी रही थी यहाँ तक कि फजर की आवाज गूंजने लगी थी। सुबह जब वसीम नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, वसीम साहब मेरी बात सुने। मैंने शख्स के चेहरे पर खौफ भरता देखा। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। वसीम के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको सना की फिक्र हो रही है कि वो क्यों चीखती रहती है? मुझे भी इसकी बेतहाशा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी करने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे भी बता दें। मैंने देखा था कि वसीम की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बताऊंगी। तब वसीम ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सना का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैंने हैरत से वसीम की जानिब देखा और बोला, मेरी शक्ल व सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या सना जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है? इस दिन तो आपने भी मुझे इसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती सरजद हुई थी कि मैं सना के बाप की बातों में आ गया था। इसने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। इसने 2 साल के वादे पर लिया था और 5 साल गुजर गए थे। वो कर्ज नहीं लुटा रहा था। मैं इसे मोहलत पे मोहलत देता रहा, मगर अब मेरी बस हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यूं करो कि मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात नामुनासिब लग रही थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फकत 22 साल का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर फिर वो औलाद जिनते हुए इंतकाल कर गई। ना औलाद बच्ची और ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और मैं 70 की उम्र पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर मुझे तन्हाई का एहसास
एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख सुख बयान कर सकूं, मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने, और शादी के लिए हाँ कहती थी। शादी की रात सना ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे पे थूक दिया। कहने लगी, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए अब वो हर रात मुझे जिच करने के लिए चीखती चलाती है। इसी वजह से मुझे अपनी आबाई घर छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं ऐसे ही घर बदलता रहता हूँ और लोग सना की वजह से मुझे जीने नहीं देते थे। अब ये मेरा चौथा घर है। यहाँ आकर भी मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिर उम्र में इस तरह जलील मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जीने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें सना की भी कोई कसूर नहीं है। वो जहनी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं दरवाजे से बाहर ताला लगाकर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने गौर से वसीम के चेहरे की जानिब देखा था। इसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? वो बोला, जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप सना को बंद करके ना जाया करें, इससे बात करने की पूरी कोशिश करूंगी, हो सकता है इसकी हालत में बेहतरी आ जाए। वसीम परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इससे गुस्सा आता है तो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वहां पर हमला करेगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम से माफी रखें, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर सना ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। वो मेरी जानिब बड़े गौर से देखता रहा, फिर इसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे दे दी और बोला, आपने होशियार रहना है, जैसे ही महसूस हो सना को गुस्सा आ रहा है तो फौरन घर से बाहर निकल जाएगा। मैंने सर हिला दिया और वसीम ऑफिस चला गया। मैं यही सोच रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे सना सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम और बार बार आंसू साफ कर रही थी। मैंने आवाज दी तो मुझे देखकर उछल पड़ी थी, फिर दिल पर हाथ रख कर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस तुम्हारी सादिया बाजी का कमाल है। सना फिर रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई और बोली, बाजी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे गंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। मैं बोली, सना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम हर रात क्यों चीखती चलाती हो? गोया कि मैंने वसीम की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं सना की तरफ की कहानी भी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कहीं वसीम ने मुझे पागल ही ना बनाया हो। वो घबरा गई थी, कहने लगी थी, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे भला क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और वसीम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसने अचानक ही काया पलट दी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपने पोर्शन दिखाएं, आपने इसकी कैसे सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शौहर घर आए तो इसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ तुम। मगर मैं अभी तक इसके अजीब रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो फिर अपने बाजू मेरे सामने कर दिया, इस पर जलने का निशान था। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कल मैंने आपसे जो बातें की थी न जाने वो मेरे शौहर ने कैसे सुन ली। शायद इसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा है। वो मुझ पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बुढ़ा शौहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात भर मैं चीखती रहती हूँ ये बिला वजह नहीं। अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे मुझ पर क्या गुजरती है तो आप भी होश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दरअसल वो रिकॉर्डिंग अगर आप थाने में ले जाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की ही बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम दिखने लगते थे। सच तक पहुंचने का सिर्फ एक ही हल था और वो था मैं कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा दूं। मैंने कैमरा किसी से कह दिया था। खैर अब मुझे रोज ही ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज आती रहती थी और सुबह वसीम मेरे सामने रोने लगता था और कहता था मेरी बीवी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त सना मेरे सामने रोती रहती और कहती थी कि मुझ पर बहुत जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं सना का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, इससे हुनर सिखाती, इससे बातें करती, इसको
घर की सजावट के मुतालिक बताती, इसको अपने मेकअप का सामान ये सब कुछ दिखाती कि किसी तरह इसका दिल बह जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर वसीम मुजरिम है तो इसे जल्द ही सजा मिल जाए और अगर सना बीमार है इसका इलाज हो जाए। खैर एक दिन मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि सना को दे आऊं। अमूमन मैं इस वक्त कभी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी, लेकिन आज मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जा रही थी। जब मैंने सना की आवाज सुनी, वो बोली आज रात को मुकम्मल तैयारी के साथ आना, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, इसे काबू करना आसान है। मैं बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने सना के किरदार पर एक सवाल या निशान बना हुआ था। शायद सना गलत थी, वो हर रात किसी आशना को घर पर बुलाती थी और वसीम को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती और फिर जानबूझकर चीखती हो ताकि लोग वसीम को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में अभी देर थी। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं इससे बोली मुझे तुम्हारी मुख्तसर से टीम की जरूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। इसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने इर्द गिर्द हैरत से देखा। मेरे सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। मैं बोली आरफा मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो बोली सादिया तुम बहुत कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल चीज की शिकायत मिल रही थी कि गिरोह बहुत सरगर्म है और लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली वो कैसे? वो कहने लगी सादिया तुम्हारे घर जो रह रहे थे वो इस गैंग का हिस्सा था। इनका तरीका वारदात ये है कि वो बेसहारा औरतों के घर में घुस जाते हैं और वो औरत को बहलाने के लिए अदाकारी करते हैं। शोहर बीवी पर इल्जामात लगाता और बीवी शोहर पर। ये औरतों के मामलों में उलझकर बाकी सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने सना को खुद अपने घर पर एक चीज दिखाई, तुमने अपने जेवरात तक दिखा दी है, तो तुम शुक्र करो जो सना की बातें तुमने सुन ली थी। कल रात इन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने का इरादा रखते थे, लेकिन हम मौके पर पहुंच गए और यूं तुम्हारी बचत हो गई। मैंने आरफा की बातें सुनी तो दिमाग साइंस सैर करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर सकते हैं, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मैं अकेली रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सोबत से तन्हाई हजार दर्जे बेहतर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।